गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10, जिस चैप्टर का नाम है डियर स्टूडेंट पदार्थ का अनुगत सिद्धांत। आज की क्लास में डियर स्टूडेंट इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट व थ्योरी पार्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम कवर करने वाले हैं। जैसा कि डियर स्टूडेंट आपको भी पता है कि किसी भी चैप्टर का कॉन्सेप्ट जो होता है सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। यदि आप किसी भी चैप्टर का कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ जाते हो तो उस चैप्टर से आधारित किसी भी तरीके से किसी भी टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछ ले, आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हो। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग पदार्थ के अनुगत सिद्धांत के बेसिक कॉन्सेप्ट व थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे। उसके बाद से डियर स्टूडेंट इस चैप्टर पर आधारित प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है डियर स्टूडेंट, जो भी मैंने आपको पिछले चैप्टर पढ़ा रखा है, चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 9 तक, टोटल चैप्टर का डियर स्टूडेंट डे बाय डे आप रिवीजन जरूर करते रहना, जिससे आपको लंबे समय तक उन चैप्टर के बारे में जानकारी आपको रहे। तो रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। ध्यान से आप प्रत्येक कॉन्सेप्ट को समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम बताने वाले हैं। डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि हमारी डेली बेसिस पर जो फिजिक्स की क्लास होती है डियर स्टूडेंट, वह सुबह के 10 बजे होती है, और जो मैथ की क्लासेस होती है वो हमारा शाम के 4 बजे होती है। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो और पीडीएफ के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप 7620175376 पर आप जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड या एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, तो इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि पदार्थ होता क्या है। क्या है पदार्थ? तो ध्यान से समझिएगा। संसार की हर एक वह चीज, ब्रह्मांड की हर एक वह चीज जो स्थान घेरती हो और जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, वो आपका पदार्थ कहलाता है। यानी कि पदार्थ का सिंपल सा डिफिनीशन है डियर स्टूडेंट कि संसार की हर एक वह चीज जो आपका स्थान घेरती हो और जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, वो आपका पदार्थ कहलाता है। जैसे ये हमारा पेन है, तो इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा और यह जो है कुछ ना कुछ स्थान घेरेगी, तो ये हमारा पदार्थ हो गया। उसी प्रकार से ये हमारा बुक हो गया डियर स्टूडेंट, तो इस बुक का भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा और यह बुक जो है कुछ ना कुछ स्थान तो घेरेगी, तो यह भी हमारा बुक जो है पदार्थ से मिलकर बना है। उसी प्रकार से हमारा स्मार्ट बोर्ड हो गया, आपने जो कॉपी यूज कर रहे होंगे वो हो गया, फिर टेबल है, मेज है। मतलब संसार की हर एक चीज जो आपको दिखाई देती हो, जिसमें आपका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो और जो कुछ ना कुछ आयतन घेरती हो, वो आपका पदार्थ कहलाती है। तो पदार्थ आपको समझ में आ गया होगा कि संसार की हर एक चीज जो कुछ ना कुछ स्थान घेरती हो और जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, वो आपका पदार्थ कहलाती है। तो यदि आप डिफिनीशन लिखना चाहते हो तो यहां से लिख सकते हो, ब्रह्मांड की हर एक वस्तु जो स्थान घेरती हो तथा जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, वो आपका पदार्थ कहलाता है। अब डियर स्टूडेंट हम बात करते हैं कि पदार्थ के मूल लक्षण क्या होते हैं। पदार्थ के मूल लक्षण क्या होते हैं? तो जो आपका पदार्थ होता है डियर स्टूडेंट, अणुओं से मिलकर बना होता है। जो आपका पदार्थ होता है डियर स्टूडेंट, अणुओं से मिलकर बना होता है, जो निरंतर गति करते रहते हैं, जो निरंतर गति करते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है ना डियर स्टूडेंट, इनकी जो गति होती है ना, अनियंत्रित गति होती है। इनकी जो गति होती है वो अनियंत्रित गति होती है, जिसको हम प्रक्षोभ गति भी कहते हैं।
तो ध्यान में रखिएगा कि जो आपका प्रत्येक पदार्थ होता है अणुओं से मिलकर बना होता है और ये निरंतर गति करते रहते हैं और इनकी जो गति होती है ना अनियंत्रित गति करते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। तो इस गति को यानी इस अनियंत्रित गति को हम लोग प्रक्षोभ गति कहते हैं। तो यह बात आपको समझ में आ गई होगी। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछेगा कि पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, तो आप कहोगे अणुओं से मिलकर हमारा पदार्थ बना होता है। पदार्थ की गति अनियंत्रित होती है जिसे हम कहते हैं, पदार्थ की गति अनियंत्रित होती है जिसे हम कहते हैं प्रक्षोभ गति। तो पहले पॉइंट से आपका 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं डियर स्टूडेंट, दूसरा लक्षण क्या है। तो पदार्थ के अणुओं के बीच डियर स्टूडेंट ना कुछ हल्का हल्का रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के अणुओं के बीच डियर स्टूडेंट कुछ रिक्त स्थान होता है जिसे हम अंतरा आणविक स्थान कहते हैं। जो आपका पदार्थ के अणु है ना, तो अणुओं के बीच कुछ रिक्त स्थान होता है हल्का हल्का, जिसे हम अंतरा आणविक स्थान कहते हैं। तो दूसरा भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि पदार्थ के अणुओं के बीच कुछ रिक्त स्थान होता है जिसे हम अंतरा आणविक स्थान कहते हैं। अब रिक्त स्थान होता है तो पदार्थ के अणुओं के बीच कुछ ना कुछ बल भी काम कर रहा होगा। जब रिक्त स्थान है डियर स्टूडेंट, तो पदार्थ के अणुओं के बीच कुछ ना कुछ बल भी काम कर रहा होगा, तो इसे हम अंतरा आणविक बल कहते हैं। तो तीसरे पॉइंट को भी आप अच्छी तरीके से नोट कर लेना कि पदार्थ के अणुओं के बीच एक बल कार्य करता है जिसे हम अंतरा आणविक बल कहते हैं। तो पदार्थ के बारे में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि पदार्थ होता क्या है। तो ब्रह्मांड की हर एक वो चीज जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो और जो आपका कुछ ना कुछ आयतन घेरता हो, वो आपका पदार्थ कहलाता है। पदार्थ के मूल लक्षण क्या है, तो पहला लक्षण ये है डियर स्टूडेंट, जो आपका पदार्थ होता है अणुओं से मिलकर बना होता है जो निरंतर गति करते रहते हैं और इनकी जो गति होती है अनियंत्रित होती है जिसे हम प्रक्षोभ गति कहते हैं। दूसरा लक्षण ये है डियर स्टूडेंट कि पदार्थ के अणुओं के बीच कुछ रिक्त स्थान होता है जिसे हम अंतरा आणविक स्थान कहते हैं। पदार्थ के अणुओं के बीच एक प्रकार का बल कार्य करता है जिसे हम अंतरा आणविक बल कहते हैं। तो पदार्थ के बारे में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बात और मैं बता दूं आपको डियर स्टूडेंट, पदार्थ के अणुगत सिद्धांत जैसे ठोस का अणुगत सिद्धांत हो गया, द्रव का अणुगत सिद्धांत हो गया और गैस का अणुगत सिद्धांत हो गया। इन तीनों चीजों के बारे में, ठोस का अणुगत सिद्धांत, गैस का अणुगत सिद्धांत और द्रव का अणुगत सिद्धांत, इन तीनों को मैं क्वेश्चन के साथ ही समझा दूंगा। तो आ जाओ डियर स्टूडेंट, हम बात करते हैं बायल का नियम कि क्या कहता है हमारा बायल्स लॉ। तो बायल्स लॉ के अनुसार डियर स्टूडेंट, बायल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, क्या मैंने बोला, बायल के नियम के अनुसार डियर स्टूडेंट स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का जो आयतन होता है ना, वो आपका दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ध्यान में रखिएगा, बायल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी भी गैस के निश्चित द्रव्यमान का जो आयतन होता है वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूछता है आपके एग्जामिनेशन में कि बायल के नियम में क्या स्थिर रहता है। तो बायल के नियम में आपका ताप स्थिर रहता है और बायल के नियम के अनुसार डियर स्टूडेंट, स्थिर ताप पर किसी भी गैस के निश्चित द्रव्यमान का जो आयतन होता है ना, वो आपका दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मैं मान लेता हूं कि निश्चित द्रव्यमान का जो आपका आयतन है वो आपका v है, दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p होता है। तो ध्यान में रखिएगा, स्थिर ताप पर, यानी कि ताप जो है यहाँ पर क्या है, नियत है। ताप क्या है डियर स्टूडेंट, स्थिर है, नियत है। तो स्थिर ताप पर जो है आपका जो आयतन होता है दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं बाबू PV बराबर क्या होता है, कांस्टेंट।
पीवी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट। यहां तक आपको क्लियर समझ में आ गई होगी कि बायल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी भी गैस के निश्चित द्रव्यमान का जो आयतन होता है दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब आपके दिमाग में यह क्वेश्चन बन रहा होगा, यदि दो गैसें हो तब क्या होगा? तो यदि दो गैसें हो डियर स्टूडेंट, तो ऐसे कंडीशन में यदि मैं मान लेता हूं कि पहली गैस का जो दाब है P1 है और आयतन है V1 है, और जो आपकी दूसरी गैस है इसका जो दाब है वो आपका P2 है और आयतन V2 है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं P1 V1 बराबर हम लिख सकते हैं P2 V2। तो इसको भी आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा। डायरेक्ट डियर स्टूडेंट आपके एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ये आपका बायल के नियम के अनुसार दो गैसों के लिए यदि प्रथम गैस का दाब P1 हो और आयतन V1 हो और दूसरे गैस का दाब P2 हो और आयतन V2 हो, तो ऐसे कंडीशन में P1 V1 बराबर हम P2 V2 लिख सकते हैं। यहां तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि बायल्स लॉ होता क्या है। अब आ जाओ डियर स्टूडेंट, हम चालाक का नियम देखते हैं कि चार्ल्स का नियम क्या है। तो ध्यान से समझिएगा चार्ल्स के नियम क्या होता है। तो ध्यान से आपको समझना है। चार्ल्स का नियम कहता है डियर स्टूडेंट कि चार्ल्स के नियम के अनुसार स्थिर दाब पर किसी भी गैस के निश्चित द्रव्यमान का जो आयतन होता है ना, वो ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। चार्ल्स के नियम के अनुसार डियर स्टूडेंट स्थिर दाब पर किसी भी गैस के निश्चित द्रव्यमान का जो आयतन होता है ना, वो ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। तो अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा लेना कि आपका चार्ल्स के नियम में आपका दाब स्थिर रहता है, चार्ल्स के नियम में आपका दाब स्थिर रहता है और बायल के नियम में आपका ताप स्थिर रहता है। चार्ल्स के नियम में आपका दाब स्थिर रहता है और बायल के नियम में आपका ताप स्थिर रहता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चार्ल्स का नियम आपको समझ में आ गया होगा कि चार्ल्स के नियम के अनुसार स्थिर दाब पर किसी भी गैस के निश्चित द्रव्यमान का जो आयतन होता है ना, वो ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, वो ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। ये आपका चार्ल्स का नियम कहता है कि स्थिर दाब पर किसी भी गैस के निश्चित द्रव्यमान का जो आयतन होता है वो आपका ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? यहां से हम लिख सकते हैं V/T बराबर क्या लिख सकते हैं? कांस्टेंट। V/T बराबर क्या लिख सकते हैं? कांस्टेंट। यदि दो गैसें हो तब, तो यदि प्रथम गैस का आयतन V1 हो और ताप T1 हो और दूसरी गैस का आयतन V2 हो और ताप T2 हो, तो ऐसे कंडीशन में डियर स्टूडेंट दो गैसों के लिए हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं बाबू V1 बट्टे का T1 बराबर हम लिख सकते हैं V2 बट्टे का T2। तो इसको भी आप अच्छी तरीके से नोट कर लेना। और क्या लिख सकते हो? और हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट V1 बट्टे का V2 बराबर हम लिख सकते हैं T1 बट्टे का T2। तो अच्छी तरीके से इन फार्मूलों को नोट कर लेना। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो डायरेक्ट फार्मूला पूछ लेगा या तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि चार्ल्स का नियम क्या होता है। तो चार्ल्स के नियम में डियर स्टूडेंट स्थिर आपका दाब होता है और स्थिर दाब पर जो आपका आयतन होता है ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यदि दो गैसें हो तो V1 बट्टे T1 बराबर V2 बट्टे T2, या इसको V1 बट्टे V2 बराबर T1 बट्टे T2 भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको चार्ल्स का नियम भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कंफ्यूजन बिल्कुल आपके अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको बता रहा हूँ कि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्तों, दाब का नियम क्या कहता है? दाब का नियम क्या कहता है? तो दाब के नियम के अनुसार डियर स्टूडेंट स्थिर आयतन पर जो आपका दाब होता है ना, वो ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। तो दाब के नियम में क्या स्थिर है?
दाब के नियम में डियर स्टूडेंट आपका आयतन स्थिर है, तो इसको आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा कि दाब के नियम के अनुसार, दाब के नियम के अनुसार स्थिर आयतन पर किसी भी गैस के निश्चित द्रव्यमान का जो ताप होता है ना, वो दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। जो आपका ताप होता है ना, वो दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। दाब के नियम में आपका आयतन स्थिर होता है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, T अपान P बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट। T अपान P बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो कांस्टेंट। तो यह आपको दाब का नियम भी समझ में आ गया होगा। यहां से डियर स्टूडेंट यदि आपकी दो गैसें ली जाए, तो ऐसे कंडीशन में यदि प्रथम गैस का ताप आपका T1 हो और दाब आपका P1 हो, और दूसरे गैस का ताप आपका T2 हो और दाब आपका P2 हो, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं T1 बट्टे का P1 बराबर हम लिख सकते हैं T2 बट्टे का P2। इसको और क्या लिख सकते हो, इसको और क्या लिख सकते हो, तो इसको हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट T1 बट्टे का T2 बराबर हम लिख सकते हैं P1 बट्टे का P2। तो अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लेना। डायरेक्ट पूछा जाता है, या तो आपसे डायरेक्ट फार्मूला पूछ लेगा, या तो इस फार्मूला पर बेस आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो तीनों नियम आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि बायल का नियम क्या होता है, चार्ल्स का नियम क्या होता है, दाब का नियम होता है। ध्यान में रखना मेरे प्यारे दोस्तों, जो आपका बायल का नियम होता है, जो आपका बायल का नियम होता है, इसमें क्या स्थिर रहता है, बायल के नियम में स्थिर आपका ताप होता है। बायल के नियम में आपका स्थिर ताप होता है। और चार्ल्स के नियम में क्या स्थिर होता है, तो चार्ल्स के नियम में आपका क्या स्थिर होता है, चार्ल्स के नियम में आपका स्थिर दाब होता है। और दाब के नियम में क्या स्थिर रहता है, दाब के नियम में क्या स्थिर रहता है, तो दाब के नियम में डियर स्टूडेंट आपका आयतन स्थिर रहता है। क्या स्थिर रहता है, आयतन स्थिर रहता है। तो कंफ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बायल के नियम में आपका ताप स्थिर रहता है, और चार्ल्स के नियम में आपका दाब स्थिर रहता है, और दाब के नियम में आपका आयतन स्थिर रहता है। तो बायल्स के नियम के अनुसार यदि आपका ताप स्थिर होता है ना, तो जो आपका दाब होता है आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चार्ल्स के नियम में दाब स्थिर होता है, तो ताप जो आपका होता है ना आयतन के अनुक्रमानुपाती होता है। दाब के नियम में आयतन स्थिर होता है, तो आपका जो दाब होता है ना, वो आपका ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। तो तीनों में अंतर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। 60 नोट में अच्छी तरीके से लिख लेना, ठीक है। यहां तक आपको अच्छी तरीके से सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आ जाओ बाबू नेक्स्ट पे। तो ध्यान से समझिएगा आदर्श गैस क्या होता है। नाम है आदर्श गैस, यानी आइडियल गैस। आदर्श गैस होता क्या है, आदर्श गैस जो आपका होता है ना डियर स्टूडेंट, ताप व दाब की सभी परिस्थितियों में, ताप व दाब की सभी परिस्थितियों में गैसीय नियम, जैसे चार्ल्स का नियम, बायल्स का नियम, दाब के नियम का पालन करती हैं। वे गैसें आपका आदर्श गैसें कहलाती हैं। यानी कि जो आपकी आदर्श गैसें होती हैं, ताप तथा दाब के सभी परिस्थितियों में, ताप तथा दाब के सभी परिस्थितियों में गैसीय नियम, जैसे चार्ल्स का नियम, बायल्स का नियम और दाब के नियम का पालन करती हैं, ये आपका आदर्श गैस कहलाती हैं। आदर्श गैस के बीच डियर स्टूडेंट आकर्षण बल नहीं लगता है। आकर्षण बल इसलिए नहीं लगता है क्योंकि इनके जो अणु होते हैं ना अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। आकर्षण बल नहीं लगता है, लेकिन जो आयतन प्रसार गुणांक और दाब प्रसार गुणांक होता है ना, ये आपका बराबर होता है। तो आदर्श गैस से ये बात आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है कि आदर्श गैस वह गैस होता है जो ताप तथा दाब की सभी परिस्थितियों में गैसीय नियम, चार्ल्स का नियम, बायल्स का नियम या दाब के नियम को फॉलो करती हैं। और इनके जो है डियर स्टूडेंट अणु अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो इनके बीच आकर्षण बल नहीं लगता है। लेकिन इनका जो आयतन प्रसार गुणांक होता है ना, वो आपका दाब प्रसार गुणांक के बराबर होता है।
तो आपको आदर्श गैस के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। आदर्श गैस के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। आदर्श गैस की जो आपका गतिज ऊर्जा E होती है ना, इसको आप नोट कर लो, 1/2 m VRMS का होल स्क्वायर होता है, VRMS का होल स्क्वायर होता है। तो कभी कभी इससे आपका न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, तो ध्यान में रखिएगा आदर्श गैस के लिए जो गतिज ऊर्जा का मान होता है वो 1/2 m VRMS का होल स्क्वायर होता है। जो आपका m होता है, द्रव्यमान होता है, VRMS यानी कि रूट मीन स्पीड होती है। तो यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आ जाओ आगे, तो ध्यान से समझिएगा। अब हम देखते हैं आदर्श गैस समीकरण क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका आदर्श गैस समीकरण है एक कैसे प्राप्त होता है। तो जो आपका आदर्श गैस समीकरण है डियर स्टूडेंट, बायल्स, चार्ल्स और दाब के नियमों का उपयोग करके हम लोग एक आदर्श गैस समीकरण तैयार करते हैं। आदर्श गैस समीकरण कैसे आता है, तो हम लोग बायल, चार्ल्स और दाब के नियमों का उपयोग करके हम लोग एक नियम उत्पादित करते हैं जिसे हम आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। जैसे डियर स्टूडेंट आपको पता है कि बायल्स के नियम के अनुसार जो आपका दाब होता है वो क्या होता है, आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको आप मान लो बाबू समीकरण 1। और चार्ल्स के नियम के अनुसार क्या होता है, चार्ल्स के नियम के अनुसार स्थिर दाब पर जो आपका आयतन होता है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है, जो आपका आयतन होता है डियर स्टूडेंट, वो आपका आयतन जो आपका होता है वो आपका ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, क्योंकि चार्ल्स के नियम में आपका दाब स्थिर होता है। तो ऐसे कंडीशन में जो आपका आयतन होता है ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको मैं इस तरीके से भी तो लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, P और V को चेंज कर देते यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P भी तो लिख सकता हूं। तो यहां पर आपका बायल्स के नियम के अनुसार आपका स्थिर ताप पर जो आपका आयतन है वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती है, या ऐसे भी कह सकते हो बायल्स के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस का जो दाब है वो आपका आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। अब देखो चार्ल्स के नियम के अनुसार आप क्या बोलते हो, स्थिर दाब पर जो आपका आयतन होता है ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको समीकरण 2 मान लो। और डियर स्टूडेंट मैंने आपको दाब के नियम में बताया है कि स्थिर आयतन पर जो आपका दाब होता है ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। स्थिर आयतन पर जो आपका दाब होता है वो आपका ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इन तीनों समीकरणों का यूज करके आदर्श गैस समीकरण निकला जो आपका होता है PV बराबर nRT। तो आपसे डियर स्टूडेंट डेरिवेशन तो पूछेगा ही नहीं, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपसे डेरिवेशन तो पूछेगा नहीं, यानी इन चीजों से आपका कोई मतलब नहीं है। बस आपको जानकारी के लिए मैंने आपको बताया है कि जो आपका आदर्श गैस समीकरण होता है बायल्स, चार्ल्स और दाब के नियमों का उपयोग करके आता है। तो यही आप ध्यान में रखिएगा, आदर्श गैस जो आपका समीकरण होता है PV बराबर nRT होता है। जो आपका P होता है बाबू ये क्या होता है, गैस का दाब होता है। जो आपका P है डियर स्टूडेंट ये आपका क्या है, गैस का दाब है। अच्छे से नोट कर लो जिससे आपको पता होना चाहिए कि कौन क्या क्या है। P आपका गैस का दाब है, जो V आपका है ये क्या है, गैस का आयतन है। क्या है, गैस का आयतन आपका V है। उसके अलावा डियर स्टूडेंट जो आपका यन है ना ये मोलों की संख्या है। क्या है, मोलों की संख्या है। और डियर स्टूडेंट जो आपका R है ना आवागैद्रो संख्या है। क्या है, आवागैद्रो संख्या है, जिसकी वैल्यू आपका 8.314 होता है। और जो आपका T है ना डियर स्टूडेंट
ये आपका गैस का ताप है। क्या है? गैस का ताप है। तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपका आदर्श गैस समीकरण होता है PV बराबर nRT होता है। जो आपका P है गैस का दाब है, जो आपका V है गैस का आयतन है, जो आपका N है मोलों की संख्या है, जो आपका R है आवागैद्रो संख्या है, और जो आपका T है गैस का ताप है। तो आदर्श गैस समीकरण से या तो आपसे डायरेक्ट फार्मूला पूछ लेगा या तो आपसे न्यूमेरिकल पूछ लेगा। तो न्यूमेरिकल मैक्सिमम केस में आते हैं, तो इस बात को आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर आवागैद्रो संख्या का आप मात्रक भी लिख लो, तो जूल प्रति आपका होता है किग्रा केल्विन। तो अच्छी तरीके से ध्यान में रख लेना। आवागैद्रो संख्या 8.314 होता है, जिसका मात्रक जूल प्रति किग्रा केल्विन होता है। यहाँ तक आपको सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब डियर स्टूडेंट हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। तो डाल्टन का आंशिक दाब का नियम कहता क्या है? तो डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के अनुसार डियर स्टूडेंट, यदि हम किसी भी पात्र में दो या दो से अधिक गैसों को इस प्रकार से लें कि वे आपस में अभिक्रिया ना करें, तो ऐसे कंडीशन में जो आपका कुल दाब होता है वो सभी दाबों के योग के बराबर होता है। तो डाल्टन के आंशिक दाब का नियम आपका एक आता है कि यदि हम किसी भी पात्र में दो या दो से अधिक गैसें इस प्रकार से लें जो आपस में अभिक्रिया ना करें, तो ऐसे कंडीशन में जो आपका कुल दाब होता है ना, वो आपका सभी दाबों के योग के बराबर होता है। यानी हम क्या लिख सकते हैं? यानी हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट, P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ध्यान में रखिएगा, डाल्टन के आंशिक दाब का नियम यही कहता है कि किसी भी पात्र में आप दो या दो से अधिक गैसों को इस प्रकार से लो जो आपस में अभिक्रिया ना करे, तो ऐसे कंडीशन में जो आपका कुल दाब P की वैल्यू होगी ना, वो आपका सभी दाबों के योग के बराबर होता है। अब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट, वास्तविक गैसें क्या होती हैं। तो जो प्रकृति में पाए जाने वाली गैसें हैं ना, वे आपकी वास्तविक गैसें हैं। जो प्रकृति में पाए जाने वाली गैसें हैं ना, ये आपका वास्तविक गैसें होती हैं। वास्तविक गैसों की सबसे बड़ी बात यह है डियर स्टूडेंट कि यह गैसीय नियमों का पालन नहीं करती हैं। गैसीय नियमों का पालन नहीं करती हैं। तो वास्तविक गैसें आपको समझ में आ गया होगा कि वास्तविक गैसें होती क्या हैं। वास्तविक गैसें वे गैसें होती हैं जो प्रकृति में हम पा सकते हैं, प्रकृति में पाई जाती हैं, और ये जो है ना गैसीय नियमों जैसे चार्ल्स का नियम, बायल्स का नियम या दाब के नियम को फॉलो नहीं करती हैं। लेकिन जो आपका आदर्श गैस होता है ये आपका गैसीय नियमों, चार्ल्स के नियम, बायल्स के नियम तथा दाब के नियम का पालन करती हैं। तो एक ही सिंपल सा अंतर है वास्तविक गैसें में और आदर्श गैसों में। जो आपकी वास्तविक गैसें होती हैं गैसीय नियम, चार्ल्स के नियम, दाब के नियम या बायल के नियम का फॉलो नहीं करती हैं। लेकिन जो आपकी आदर्श गैसें होती हैं एक गैसीय नियम, बायल्स के नियम, चार्ल्स के नियम तथा दाब के नियम का पालन करती हैं। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को आज की क्लास में डियर स्टूडेंट जितने भी पदार्थ के अणुगत सिद्धांत से जितने भी टॉपिक थे मैंने कवर करने का पूरी तरह से प्रयास किया है, और सबको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको बताया है डियर स्टूडेंट। तो इस तरीके से आपका यह जो चैप्टर था पदार्थ का अणुगत सिद्धांत का बेसिक कॉन्सेप्ट व थ्योरी पार्ट को मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर करा दिया है। नेक्स्ट क्लास में डियर स्टूडेंट मैं आप लोगों को इस चैप्टर पर आधारित प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराऊंगा। यदि आपका गलती से भी कोई भी टॉपिक छूट गया होगा ना, तो मैं क्वेश्चन के साथ उसको अच्छी तरीके से समझा दूंगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।